बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, कुछ थोड़ी सी बेहतर खबरें आई हैं कि अब मुज़ाकरात चल रहे हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गए मुज़ाकरात करने के लिए, और इसका एक रीज़न भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मुमकिन तौर पर हुकूमत बनाकर दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बड़ी लंबी एक स्ट्रगल की है। 40 दिन तक उन्होंने वहाँ पर धरना दिया, उन्होंने एहतजाज किया, बहुत सारी लाशें गिरी। इस बीच में सिविलियंस जो हैं वो बड़ी तादाद में शहीद हो गए, पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और झड़पें होती रहीं। एक दिन पहले जो लड़ाई हुई वो बड़ी खौफनाक थी। उसमें इतला आई कि उस लड़ाई में 8 के करीब कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, जबकि 3 पुलिस एहलकारों का या सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में कहा जाता है उनकी भी शहादत हुई है। और लोगों ने दोनों तरफ से दरख्त काट के फेंक दिए थे और बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का दोबारा फैसला किया गया। तो अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुख्तलिफ जगहों पर धरने देकर बैठे हुए हैं और वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल मुजफ्फराबाद पहुंचे, और बिलावल को क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देनी है तो बिलावल को थोड़ा सा मार्जिन दिया जाएगा कि वो मुज़ाकरात करवाएं, और जितनी क्रेडिबिलिटी बनती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो वो बिलावल को कोशिश करेंगे उसको लॉन्च करें और कश्मीर के अंदर थोड़ी सी पीपल्स पार्टी के लिए फ़िज़ा बनाई जाए। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी को ही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर दी गई थी, और पीपल्स पार्टी का ही फैसल राठौर वहाँ पर वज़ीर आज़म था, तमाम फैसले उसने ही किए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ें ऐसा लगता है कि अब अंजाम की तरफ जा रही हैं, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके मुतालबात तस्लीम होने की सूरत में इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। मैं बार बार ये कह रहा था कि इस नफ़रत को फैलाने की बजाय मामले को बातचीत से हल करना चाहिए, तो बातचीत शुरू हो गई है। अब इसमें जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम लिया है। पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका जो बयान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि तवील मुज़ाकरात के बाद क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च को आलमी तौर पर मुलतवी करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 21 जुलाई तक की मोहलत दे दी गई है। यानी आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो 16 जुलाई है, अभी 5 दिन मजीद बाकी हैं, तो 21 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। अगर मुकर्ररा मुद्दत तक वादे पूरे ना किए गए या मुतालबात मंजूर ना हुए तो 22 जुलाई से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। वादे रहे कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, कॉल ऑफ नहीं किया गया। तमाम जारी जो धरने हैं वो हस्बे साबिक बरकरार रहेंगे और अवामी जदोजहद जारी रहेगी। ये फैसला तहरीक के इख्तिताम का नहीं बल्कि मुज़ाकरात को एक मौका देने का फैसला है। अब निगाहें हुकूमत के अमली इक़दाम पर हैं। अगर वादे पूरे हुए तो ये अवामी जदोजहद की कामयाबी होगी, और अगर वादा खिलाफी की गई तो 22 जुलाई को अवाम दोबारा अपने आइनी और पुरअमन हक़ के लिए मैदान में होंगे। अल्लाह ताला हक़ और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नसीब फरमाए। मामला यह है कि अब कुछ चीज़ें तय होने की तरफ जा रही हैं। उसका रीज़न ये है, ना तो आज़ाद कश्मीर के अवाम पीछे हटते हैं और ना एस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही थी। मसला ज़्यादा आकर फंसा हुआ था 12 नशिस्तों पर। तो वो जो 12 नशिस्तें हैं वो गले की हड्डी बनी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि इन 12 नशिस्तों के ज़रिए से ही बड़े आराम से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई जा सकती है। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन से बाहर चली गई है और कलअदम होने के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये सिचुएशन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए उतनी बुरी नहीं है। धांधली बादली करके पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जा सकती है। अब इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मौजूदा हालात के तनाजुर में 13 जुलाई को एक ख़त लिखा था, और 14 जुलाई 2026 को उनको वो ख़त मिला था, और तमाम हालात उन्हें बताए गए थे आसिम मुनीर साहब को। और उन्होंने फौरी तौर पर जनाब सैयद कमर रज़ा साहब, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हुए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ भेजा। अब वो कहते हैं जनाब के जो मुज़ाकरात हैं वो 15 जुलाई को हुए, यानी कल के दिन में मुज़ाकरात हुए, और उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे और उनके ऊपर बड़ी डिटेल बातचीत हुई। अब जो कमर रज़ा साहब हैं, उन्होंने जो ओवरसीज़ फाउंडेशन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च आप रोक लें, और इस बात की उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। तो अब 5 दिन का टाइम रख दिया गया है, धरने जारी रहेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। ये है जनाब मामला। तो पीपल्स पार्टी भी इसमें आ गई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम भी इसके अंदर आ गया है। तो अब अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी वहाँ पे जो मकामी सहाफ़ी हैं या जो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो लोग धरने में मौजूद हैं, उन लोगों के ज़रिए से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची वो क्या है, ये अभी तक बता दें कि 12 नशिस्तें जो मुहाजिरीन वाली हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ, या कम से कम उनका ये इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएं या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत गिराएं। तो कम से कम ये तो किया जाए। अब 6 नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा तस्लीम कर दिया गया। ये कहा गया कि 6 सीटें हम फौरी तौर पर ख़त्म कर देते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है कश्मीर का वो ये फैसला दे चुका है कि ये जो सीटें ख़त्म होंगी ये 2/3 अक्सरियत के साथ ही होंगी, ये उसके बगैर नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट की जिद होती है सारी, और कोई चक्कर नहीं होता। जब वो चाहेंगे तो वो हो भी जाएगा, वैसे भी हो जाएगा।
तो 6 नशिस्तें वो कहते हैं जी ख़त्म कर दी जाएंगी, 6 नशिस्तों का फैसला इलेक्शन के फ़ौरन बाद हो जाएगा। और ये भी बात की जा रही है कि ये 6 नशिस्तों का आने वाली हुकूमत में वोट होगा या नहीं होगा। यानी वज़रा आप इनको बना दें लेकिन आप इनको वोट का हक ना दें, वज़ीर-ए-आज़म बनाने में या गिराने में आप इसको वोट का हक ना दें। अब यहाँ पे मामला फंसा हुआ है, बातचीत हो रही है, देखें नतीजा क्या निकलता है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कलदम का जो टैग लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, वो टैग ख़त्म किया जाए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और जो संगीन नौयत के मुकदमात बनाए गए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों पर, वो मुकदमात भी ख़त्म करवाए जाएँ। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो मामला हल हो जाएगा। मामला बातचीत से ही हल होना चाहिए। आप जितनी मर्जी लड़ाई करें, अपनी आवाम से लड़ना कोई दानिशमंदी नहीं होती। बातचीत करें, मामले को हल करें, लोगों को उनके घरों में भेजें, कारोबारी ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक लाएं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी नज़र में, मुझे नहीं लगता कि मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या करेंगे इसके बारे में, लेकिन मेरी नज़र में उन्हें एक डिमांड रखनी चाहिए कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा इलेक्शन को आगे ले जाएं और वो अपनी जमात को बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इन इंतखाबात में उतारें। जितनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस वक्त मकबूलियत है, जितने वो ताकतवर हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्हें शिकस्त देना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। तो बजाय इसके कि बाकियों की मिन्नतें करते रहें, उनके तरले करते रहें, बार बार सड़कों पर आकर बैठते रहें, मुतालबात करते रहें, टाइम ज़ाया करते रहें अपना भी लोगों का भी, इससे बहुत बेहतर है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं आम कश्मीरी, वो इलेक्शन लड़ लें और वहाँ तो पैसा भी नहीं लगेगा। आम कश्मीरी इलेक्शन लड़ें, पॉलिटिकल पार्टियों को शिकस्त दें, अपनी हुकूमत बनाएं और अपनी हुकूमत बनाने के बाद आज़ाद कश्मीर के वो तमाम फैसले जो वो करवाना चाहते हैं वो खुद करें। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। 2 महीने का टाइम मांग लें इलेक्शन में, कोई बात नहीं, इलेक्शन थोड़ा आगे चला गया, पहले भी इलेक्शन आगे जाते रहे हैं, तो अगर इलेक्शन 2 महीने 3 महीने आगे भी चला जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी जमात को लेकर आए इलेक्शन के, और अगर उनके लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं ऑलरेडी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, तो फिर वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और वो इलेक्शन लड़ें, फिर भी लड़ें, लेकिन इलेक्शन ज़रूर लड़ें और मैदान को खाली ना छोड़ें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर आवाम की आवाज़ उठा रही है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाए और वहाँ बैठकर आवाम की आवाज़ उठाए, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। तो ये मेरी गुजारिश है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से, बहरहाल वो अपना फैसला खुद ही करेंगे। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पे सामने आ रहे हैं या आना चाहते हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, दिलों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड हम जानते हैं। फजलुर रहमान साहब जिस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के सबसे बड़े आलाकार बने हुए थे, जब फजलुर रहमान साहब जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की सरकार को गिरा रहे थे और एक जाली हुकूमत जो इंपोर्टेड सरकार है उसको लाकर मुसल्लत कर रहे थे, जिसमें अमेरिका का आशीर्वाद भी हासिल था इनको, तो उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते थे। उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब ऐसी तकारीर किया करते थे जिससे ऐसा लगता था कि शायद फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हैं, ताकि अवामी तायीद या अवामी हमायत उनके साथ रहे। तो अब हम नहीं जानते कि फजलुर रहमान साहब वाकई इनकलाबी हो गए हैं या एक नया खेल खेला जा रहा है। देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट अगर इमरान खान दे देते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा दे देता या कोई और ऐसी जमात जो वाकई में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा स्टेटमेंट देती, तो अब तक बेशुमार कार्रवाइयाँ हो जाती। लेकिन फजलुर रहमान और उनके लोग डटे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब का एक नया स्टेटमेंट भी मंजर-ए-आम पे आया है और इसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है जिसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। ऐवान नहीं, अब इस मैदान की हैसियत है, इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10 हों, इसकी परवाह किए बगैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पे रखते हैं फजलुर रहमान साहब। ये पार्लियामेंट आज जाली नहीं हुई, ये पार्लियामेंट पहले दिन से जाली है। पहले दिन इनको फॉर्म 47 जारी किया गया था। आपकी अपनी सीट फॉर्म 47 पे है, नूर आलम खान जो आपका MNA है उसकी सीट फॉर्म 47 पे है और आपकी पार्टी को बहुत सारी चीज़ें फॉर्म 47 के मुताबिक मिली हैं। आपने सेनेट की सीट लेने के लिए फॉर्म 47 वाली गेम डाली, वहाँ पे भी आपने जालसाजी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पे आपने अपने पास रख ली। उस वक्त आपको जमहूरियत याद नहीं आई, जिस वक्त आप जर्नैलों के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे, यानी जनरल बाजवा के साथ बैठकर आप इमरान खान की हुकूमत गिराएं तो वो जमहूरियत है। लेकिन आज आपके खिलाफ कोई बात करे तो वो जमहूरियत नहीं। ये सारी कहानी है। मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट फजलुर रहमान साहब को शायद लॉन्च कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। ये गालम गलोच एक दूसरे के साथ करेंगे। हो सकता है फजलुर रहमान साहब के बंदों पे थोड़ी बहुत सख्ती की जाए, फजलुर रहमान साहब को 4 दिन हो सकता है जेल में भी भेजा जाए, या हो सकता है कोई मुकदमात बनाए जाएँ, थोड़ा सा माहौल बनाया जाए और इस माहौल के नतीजे में फजलुर रहमान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत ऊपर आ जाए और फिर अगले इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा दिया जाए। ये भी मुमकिन है, क्योंकि देखिए अगर इमरान खान साहब की अगर मकबूलियत को इस वक्त कम करने की कोशिश करनी वो तो हो नहीं सकती, तो उनके मुकाबले में किसी और को अगर मकबूल बनाना है तो उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जहाँ इतने सारे कड़वे घूंट पिए हैं वहाँ ये एक और कड़वा घूंट भी पी लें। यानी जर्नैलों से खुफिया मुलाकातें इन्होंने की, जुल्म के ऊपर इन्होंने खामोशी इख्तियार की, रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पर काम किया, मखसूस नशस्तें इन्होंने कबूल की, आईनी तरमीम के अंदर इन्होंने बार बार सहूलतकारी की, फॉर्म 47 इन्होंने कबूल किए और अब भी इक़्तिदार में हिस्से की लड़ाई है। जब इक़्तिदार में हिस्सा मिल गया
तो फजल रहमान साहब खुश रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनकी असूली से ज़्यादा वसूली की सियासत होती है, ये हम हमेशा देखते रहे। जावेद हाशमी साहब ने भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी फजल रहमान साहब से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा जावेद हाशमी साहब का जो स्टेटमेंट है हाँ वो भी आप देख लें। उन्होंने कहा मेरी जब फजल रहमान से बातचीत हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो अभी उन्होंने तकरीर की है, उनकी जमात ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है। फजल रहमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनके वालिद से मेरा एक ताल्लुक था, कुरान सुनता रहा मैं उनके कदमों में बैठ के। तो मौलाना साहब ने बात तो सच की है, लेकिन प्रवीण शाकर का एक शेर याद आता है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ अर्सा पहले मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन से 15 महीने पहले, यानी 1.25 साल पहले, पाकिस्तान के मालिकों ने उनसे रब्ता किया था और इलेक्शन के नताइज का फैसला 15 महीने पहले कर दिया गया था। उस वक्त फजल रहमान साहब नहीं बोले। जब पाकिस्तान के मालिक या जर्नैल फजल रहमान साहब से रब्ता करके इलेक्शन से 15 महीने पहले ये बता रहे थे कि जनाब इलेक्शन के ये नताइज आने हैं, उस वक्त नहीं उन्होंने पोल खोला कि जनाब इलेक्शन तो पहले से ही हो गया। लेकिन जावेद हाशमी साहब को वो ये बता रहे हैं बाद में। फिर फजल रहमान साहब की क्योंकि 15 सीटें बताई गई थी, वो 5 निकली बाद में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। फिर उन्होंने एक और बात की फजल रहमान साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने बताई कि 50 अरब रुपए में असेंबली की नशिस्तें फ़रोख्त की गई हैं। तो इस तरीके से अगर 2 नंबरी हो रही है जो जावेद हाशमी साहब ने भी अब बेनकाब की है, तो अगर यही इलेक्शन करवाने हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ना करवाएं, आपस में ही फैसला कर लें कि जिसको बैठाना है जिसको नहीं बैठाना। फजल रहमान साहब ने हमेशा यहूदी का कार्ड खेला, मज़हब का कार्ड खेला अपने मुखालिफिन के खिलाफ। ख़ास तौर पे इमरान खान को हमेशा यहूदी का एजेंट कहा फजल रहमान साहब ने, और यहाँ फजल रहमान साहब को उसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रज़ा हयात हराज ने यह स्टेटमेंट दिया कि फजल रहमान ने रॉ और मूसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यानी जो इल्ज़ामात फजल रहमान साहब दूसरों पर लगाते थे आज उनके अपने ऊपर लग रहे हैं। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, फजल रहमान साहब इन मामलात से बड़े आराम से निकल जाएंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि कोई मुश्किल है, नहीं, ये फजल रहमान साहब थोड़े से हीरो बनेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनकलाबी हो गए हैं। लेकिन आप खातिर जमा रखिए, फजल रहमान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो खुद एलीट क्लास हैं और वो खुद स्टेटस को हैं। वो स्टेटस को के बगैर नहीं रह सकते, वो हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, वो आइंदा भी स्टेटस को का हिस्सा रहेंगे। फजल रहमान साहब कभी कोई ऐसी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वो हमेशा के लिए आमने सामने आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत मैं बता रहा, फजल रहमान साहब के एक जुमले पे सबको बहुत गुस्सा है कि वो शोहदा की बात फजल रहमान ने की। लेकिन क्या फजल रहमान के उस जुमले ने शोहदा की ज़्यादा तज़लील की है, या जो शोहदा की लाशें इस वक्त 1 हफ्ते से बलूचिस्तान में सड़क पे पड़ी हुई हैं वो ज़्यादा तौहीन हुई है लाशों की? मुझे बताएं ना, शोहदा की बड़ी तौहीन कहाँ पे हुई? फजल रहमान के एक जुमले ने शोहदा की ज़्यादा तौहीन की है, या 30 लाशें जो कोयटा में सड़कों पर रखी हुई हैं और वहाँ पर मुतासरीन बैठे हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से, वो लाशें दफनाई नहीं जा रही, शोहदा की ज़्यादा तौहीन वहाँ पे हो रही है। पहाड़ पे लाशें पड़ी हुई थी, उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था, वो शोहदा की तौहीन नहीं हो रही थी कि शोहदा की लाशें पहाड़ पे पड़ी हुई हैं, उठाने कोई नहीं जा रहा। फिर लोगों ने किराया करके वहाँ से ट्रक और पिकअप्स ये हासिल की, मजदूरों को लेकर गए, वहाँ से लाशें उठाकर अपनी मदद आपके तहत लेकर आए, वो शोहदा की तौहीन नहीं थी। तो बलूचिस्तान के शोहदा के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जो लोग रोज़ाना प्राइम टाइम के अंदर कई प्रोग्राम कर रहे हैं फजल रहमान साहब के बारे में कि उन्होंने एक जुमला बोल दिया, वो लोग बलूचिस्तान में पड़ी हुई लाशों पे बात क्यों नहीं कर रहे? फजल रहमान को बाद में हीरो बना लेना भाई, वो जो कौम के हीरो जिनको दफन होना है उनकी पहले बात कर लो थोड़ी सी, कि उनकी लाशें पड़ी हुई है सड़कों के ऊपर, उनके बारे में बात ही कोई नहीं करता और बात करने को तैयार भी कोई नहीं है। अब ये BBC की खबर के मुताबिक बलूचिस्तान हरनाई से 4 सिक्योरिटी एहलकारों की मजीद लाशें बरामद हो गई। लगता है लाशें उठाएंगे हम बलूचिस्तान में, कितनी तकलीफदेह बात है। ये 4 सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनकी लाशें मजीद बरामद हो गई हैं और उनकी पहचान भी हो गई है। ये हरनाई का इलाका है, ये वही इलाका है, वहीं से करीब से ही मजीद लाशें बरामद हुई हैं। सीनियर एहलकार ने बताया कि 4 अफराद की लाशों को बरामदगी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी शनाख्त हो गई है। और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ज़ुबैर अहमद और इनके दोस्त खलील अहमद को नामालूम अफराद ने 21 जून को कोयटा, जबकि रिटायर हवलदार मोहम्मद सादिक को 5 जुलाई को ज़ियारत और पुलिस के सिपाही फरीद अहमद को 5 या 6 जुलाई को ज़िला ज़ियारत के इलाके मांगी से अगवा किया था। और ये भी बताया गया कि इन अफराद को नामालूम मुसल्लह अफराद ने चंद रोज़ कबल हलाक करने के बाद उनकी लाशें ज़िला कोयटा से मुतसल हरनाई के इलाके शबान में फेंक दी थी और यहीं पे पुलिस वालों को भी शहीद किया गया था, यहाँ करीब ही। अब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे पहले भी पुलिस वाले मारे गए, 4 लाशें यहाँ से मजीद मिल गई। ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। यानी कोई पूछने वाला नहीं है, जब दिल करता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को उठा लेते हैं, उठाकर कत्ल कर देते हैं। कौन रोकेगा इन दहशतगर्दों को? क्या लश्कर रोकेंगे, या जो स्मगलर्स हैं, या जो मनशियात का कारोबार करते हैं, या जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनके जो लश्कर बनाए जाएंगे वो लश्कर रोकेंगे इन दहशतगर्दों को? वो कल को खुद दहशतगर्दों के साथ मिल जाएंगे और एक नई मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी।
ये मज़ीद 4 लाशें बरामद हुई हैं और इनके ऊपर BBC ने ये पूरी एक खबर भी लिखी है। और इससे पहले जो लोग बाजियाब हुए थे ना, जिनको छोड़ दिया था दहशतगर्दों ने, वो पैसे देकर आए थे। उनको भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं लेकर आई थी। कुछ लोग पैसे देकर आए हैं, कुछ लोग गारंटीज देकर आए हैं कि आइंदा हम सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काम नहीं करेंगे। ये क्या चल रहा है बलूचिस्तान में? और बात करते हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की। बलूचिस्तान की बात ही कोई नहीं करता, उसके बारे में ज़बान कोई नहीं खोलता। खबरें चला देते हैं कि हम कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये किस किस्म के कामयाब ऑपरेशन है जिनके नतीजे में हमारे अपने फोर्सेज के लोग शहीद होते चले जा रहे हैं? नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने थोड़े दिन पहले मुलाकात की थी कोट लखपत जेल के अंदर, और उन्होंने मुलाकात की थी कोट लखपत जेल के जो रहनुमा मौजूद हैं वहाँ पे उनसे, और बाहर आकर उन्होंने जो बातें की उन बातों की तरदीद कोट लखपत जेल के अंदर से आ गई। ये जनाब PTI रहनुमाओं ने वकील राणा मुदस्सर उमर के जरिए कोट लखपत जेल से बयान जारी किया। बयान में आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। फवाद चौधरी और दीगर से कोट लखपत जेल में होने वाली मुलाकात का जो तासुर दिया वो दुरुस्त नहीं है। फवाद चौधरी का बयान मुकम्मल हक़ाइक़ के मुनाफी है। हमें अपनी पार्टी की आदत पर मुकम्मल एतमाद है और पार्टी पॉलिसी के साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर ने बयान जारी किया है कि जो फवाद चौधरी ने कहा बाहर आकर हमसे मुलाकात करने के बाद, वो बात गलत है। असल बात हम बताते हैं, हम तो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का क्या बना? देखें, वो भी तो मुज़ाकरात की बातचीत चल रही थी ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है। तो उसमें PTI का एक इजलास हुआ, उसमें एक अंदरूनी कहानी आई है और उसमें यह पता चला है कि जो बैकडोर चैनल राब्ते या मुज़ाकरात या कोई भी चीज़ अगर क्लेम की जा रही थी कि हो रही है, तो PTI की क़यादत ने बताया जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी किसी से किसी किस्म का कोई मुस्बत इशारा नहीं मिला, हमारी कोई बातचीत इस वक्त नहीं चल रही और एहतजाजी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। फैसला किया गया है कि आइंदा लायामल सियासी कमेटी में भी ज़ेर गौर आएगा, जबकि 5 अगस्त के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। देखिए, तो 5 अगस्त का ऐसा दिन था कि इससे पहले अगर ये 1.5-2 महीने तैयारी करते तो 5 अगस्त से एक बड़ी तहरीक शुरू कर सकते थे, क्योंकि उस दिन इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं कैद तन्हाई में जेल में पड़े हुए। लेकिन और 3 साल से लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं, उनकी तस्वीर नहीं आने दी, उनकी ऑडियो नहीं आने दी। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी लीडर के साथ हुआ है कि ना लोगों ने उसको देखा, ना लोगों ने उसको सुना, लेकिन लोग आज भी बड़े पैमाने पर अपने उसी लीडर को फॉलो करते हैं। तो 5 अगस्त भी इन्होंने गुजार दी, इसके बाद जो अगला टर्न्योवर वो भी ये गुजार देंगे। टाइम तो गुजारने में मास्टर है पॉलिटिकल पार्टी ने, लेकिन अलीमा खानम एक जद्दोजहद कर रही हैं। देखते हैं कि उनकी जद्दोजहद कहाँ तक पहुँचती है। बहरहाल इस वीलॉग में अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।